सवाल यह है कि जब चाणक्य का कोई प्रमाण ही नहीं है, तब भी ब्राह्मणवादी इतिहासकार आए दिन किसी न किसी सिलेबस में उठा के इसे डाल देते हैं। जैसे राजस्थान सिलेबस में चाणक्य को पढ़ाया जा रहा है, कई और सारी किताबों में चाणक्य को उठाकर फिट कर दिया गया है। लेकिन जब सवाल यह उठाया जाता है इन्हीं ब्राह्मणवादी इतिहासकारों से कि इस चाणक्य का प्रमाण क्या है, तब ऐसा लगता है जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। कुछ तो पतली गली से निकल लेते हैं। एक दो बेशर्म दो तरह के प्रमाण देते हैं। एक प्रमाण तो ये एक नाटक की किताब मुद्रा राक्षस से देते हैं, और दूसरा प्रमाण एक महावंश नाम की किताब जो कि श्रीलंका की है उससे देते हैं। आइए दोनों प्रमाणों की जांच करते हैं कि दोनों किताबों में कितना सत्य लिखा है, कितना ऑथेंटिक है, या वो दोनों भी कपोल गाथा है। मुद्रा राक्षस 1850 में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुवादित की गई है, जो कि वो अपनी 18 साल की उम्र में अनुवाद करना शुरू कर चुके थे। यानी कि 1868 से पहले इस मुद्रा राक्षस का कोई हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं था, जबकि 1837 में पहली बार मौर्य काल की स्तंभ लेख को पढ़ा गया था। आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। जैसे ही कोई भी उत्खनन प्रमाण मिलता है या कोई भी घटना घटती है, यह संस्कृत पे इनकी लेखनी चलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात कि मुद्रा राक्षस एक प्ले है, नाटक है। 16वीं सदी में शेक्सपियर भी बहुत सारी नाटक लिखा करते थे। अब उनकी किसी एक नाटक को उठा के कोई दिखाए कि देखो भाई वो 16वीं सदी के हैं और ये जो नाटक लिखे हैं वो 2500 साल पहले की है, 3000 साल पहले की है और वो सच है, तो इस तरह के प्रमाण देना अपने आप में ही मूर्खता की निशानी है। और जो लोग 16वीं सदी में 2250 साल पुराना स्तंभ लेख नहीं पढ़ पा रहे थे, 13वीं सदी में भी नहीं पढ़ पा रहे थे, वो भला मुद्रा राक्षस से चाणक्य का क्या प्रमाण देंगे। इसी तरह से कुछ और भी किताबें हैं जहाँ पे तरह तरह के काल्पनिक चरित्र खड़े किए गए हैं। जैसे अशोक वदान में उपगुप्त नामक एक मोंग खड़ा किया गया है और बताया गया है कि यह अशोक का गुरु था। जैसे चंद्रगुप्त के पहले इनने विष्णुगुप्त को खड़ा किया, कुछ लोगों ने उसे कौटिल्य कहा, कुछ लोगों ने चाणक्य तक कह दिया, जिसे कि इतिहासकारों ने पूरी तरह से नकार दिया है। और ये सिर्फ कागजी लेख हैं जो पिछले 100-150 सालों के अंदर कंपाइल किए गए हैं। इनका रियलिटी से, उत्खनन से कोई भी एक सिंगल प्रमाण तक नहीं मिला है आज तक। तो अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि मुद्रा राक्षस लिखा किसने था। अब आप मुद्रा राक्षस हिंदी में ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित यह संस्कृत नाटक है। याद रखिएगा, नाटक है। साथ में इसमें ये भी लिखा है कि महाकवि विशाख दत्त कब और कहां पैदा हुए इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें यह भी लिखा है कि यह 9वीं तथा 10वीं सदी में उत्तरी भारत में पैदा हुए, ऐसा ज्यादा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन इनकी लिखी हुई कोई भी हस्तलिखित पांडुलिपि आज तक नहीं मिली है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में पहली बार इसका हिंदी अनुवाद किया था। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि 2400 साल पुराने चाणक्य का क्या प्रमाण है, जब उसके लिखने वाले राइटर तक का प्रमाण नहीं मिल रहा। इसके अलावा कुछ लोग एक बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी चाणक्य का प्रमाण देने की कोशिश करते हैं। यह महावंश श्रीलंका की किताब बताई जाती है, जिसमें वहाँ के राजवंशों के बारे में कुछ टीका टिप्पणी की गई है। और उसका काल शुरू होता है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। उसके अध्याय 5 में लिखा है, फिर मौर्य वंश में प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त थे, जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने 9वें नंद घनानंद को मरवाकर सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। इसके बाद चाणक्य का उस किताब में कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सिर्फ 2 शब्द आया है, ब्राह्मण, चाणक्य, और इसी से पूरा खेल रच दिया गया है। चूंकि इस किताब में 5वीं सदी के राजाओं का भी वर्णन मिलता है, इसका मतलब कि यह काफी बाद में लिखी गई है। तो सवाल यह है कि यह किताब कितनी ऑथेंटिक है। इसको जानने के लिए आप सीधे प्रथम अध्याय पर आ जाइए। इसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध 3 बार लंका द्वीप में पधारे। पहली बार बुद्धत्व के 9वें महीने में, दूसरी बार बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें वर्ष में,
और तीसरी बार 9वें वर्ष में। जबकि अब यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए ही नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारी कपूर्ण लीला इस किताब में लिखी है। यह भी लिखा है कि जिस दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसी दिन उनके सम्राट जो विजय थे वो उसी दिन लंका पहुंच गए। आगे सम्राट अशोक से भी रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें उसमें लिखी गई हैं। यह भी लिखा गया है कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या तक कर दी थी। इससे ये पता चलता है कि इस किताब को जिसने भी लिखा है उसको मौर्य साम्राज्य से काफी नफरत भी है। तो फिर आप इस महावंश की फेंकू किताब को कितना सही मान सकते हैं। यहाँ तक कि इस पुस्तक के भूमिका में टिप्पणीकार खुद ही कहते हैं कि महावंश में जो कुछ भी लिखा है उसे आंख मूंद कर सच नहीं माना जा सकता है। जगह जगह पर जो अनेक अलौकिक बातें आती हैं वे भी इतिहास न होकर उनके रचयिताओं की मानस कल्पना ही है। इस बात को समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हॉलीवुड में एक मूवी आई थी अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर 2012 में। इस मूवी में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रियल घटनाओं के साथ साथ कुछ फिक्शन जोड़ दिया गया था, जैसे कि वह रात में वैम्पायर्स का शिकार करते थे। अब आज से 200 साल बाद 400 साल बाद कोई ये सोच ले कि चलो अब्राहम लिंकन का नाम आ रहा है और जो वैम्पायर हंटिंग की भी घटना दिखाई जा रही है उसमें वो भी सही होगी। यही हाल है महावंशम का। कुछ नाम तो बिल्कुल सही मिलते हैं लेकिन उनके साथ कुछ घटनाएं और कुछ चरित्र बिल्कुल काल्पनिक ढंग से जोड़ और मोड़ दिए गए हैं, जो कि वेरिफिकेशन करने पर पूरी तरह से गलत भी निकल रही है। अब इस चाणक्य के किरदार का किसी भी बौद्ध ग्रंथ में कहीं भी नाम नहीं मिलता, न सम्राट अशोक के किसी शिलालेख पे मिलता है न ही किसी अदर शिलालेख पे, लेकिन यहाँ पे यह नाम आ गया है। इसकी सच्चाई को समझने के लिए कुछ अन्य प्रमाण आप देखें। इस किताब में लंका शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जब आप श्रीलंका का इतिहास उठा के देखें तो कहीं भी उसका नाम लंका नहीं था। उसका नाम चंद्रगुप्त के समय में सिंहलदीप था, जो कि मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है। बाद में इसका नाम सिलोन पड़ा और फिर इसका नाम श्रीलंका पड़ा। तो इससे ये भी पता चलता है कि यह बार बार जो लंका शब्द यूज कर रहा है वो भी फर्जी इसमें लाकर डाला गया है। और ये लंका भारत की एक किताब रामायण में भी मिलती है और ये वही रामायण है जिसमें श्रीलंका का भी वर्णन मिलता है और ये भी दिखाया जाता है कि भारत के लोग श्रीलंका जा रहे हैं। यानी कि ये दोनों किताबें आपस में कुछ घालमेल की गई हैं और यह घटना काफी बाद में की गई है, क्योंकि 5वीं 6वीं सदी तक के राजा महाराजाओं के नाम तो महावंश में भी मिलता है जो कि श्रीलंका के थे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि चाणक्य का जन्म ब्राह्मणवादी मानसिकता के इतिहासकारों के खोपड़े में